सभी का नमस्कार। आज की राजनीति विज्ञान की कक्षा में सबका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा के अंदर मूल अधिकार के एक बिंदु को पढ़ा था, यानी एक मौलिक अधिकार को पढ़ा था, समानता के अधिकार को। आज की कक्षा में हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। अध्याय 2 मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये हमारे अध्याय का नाम है, जो राजनीति की पुस्तक खंड ब से है। ठीक है, इसमें हम मूल अधिकार का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा चार्ट बना हुआ है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पे मैंने मूल अधिकार को 6 भागों में बांटा है, क्योंकि हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम समानता का अधिकार जो है, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले जो हमारा बिंदु है, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, इसको हम देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का पूरा वर्णन है। इसको शुरू करेंगे। इसमें नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है, तो पूरी 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं, जो अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों को प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। सबसे पहला है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार व अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19(1) क, यानी 19 अनुच्छेद का 1 क भाग में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया हुआ है कि नागरिकों को विचार करने और विचारों को प्रकट करने, यानी अपनी बातों को बोलने, ठीक है ना, लोगों के सामने अपनी बात को कहने की पूरी स्वतंत्रता है प्रत्येक नागरिक को। ठीक है ना। इसके अंदर हम हमारे देश की प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस यानी मीडिया, पत्रकार, जिनको संविधान के द्वारा बोलने की स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वैसे ही नागरिकों को भी ये अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 19(1) क के तहत। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि दूसरी कौन सी स्वतंत्रता है, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र रहित यानी बिना हथियार के नागरिक सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता ये हमको मिलती है अनुच्छेद 19(1) ख में। ठीक है ना, अनुच्छेद 19(1) ख में ये स्वतंत्रता हमको मिलती है। बिना हथियार के हम सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ठीक है ना, शांतिपूर्वक तरीके से। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा, संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। यानी भारत के नागरिक जो हैं संघ बना सकते हैं, या भारत के नागरिक सब मिलकर अपना संगम बना सकते हैं, अपना समूह बना सकते हैं, और उसमें जो भी अपनी गतिविधियां वो कर सकते हैं, सामाजिक गतिविधियां कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी सोसाइटी बना सकते हैं। ये जो हमको अधिकार प्राप्त होता है संघ व समुदाय का अनुच्छेद 19(1) ग में। इसके बाद चौथा आता है सर्वत्र। सर्वत्र यानी सभी जगह, पूरे देश में सभी जगह सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। यानी भारत का नागरिक देश के अंदर कहीं पर भी आ जा सकता है, किसी भी स्थान पर उसे आने जाने की स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं। हाँ, आपातकाल में या देश की सुरक्षा की दृष्टि से आपके इस अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन आपातकाल के अलावा आपको पूरी स्वतंत्रता है देश में कहीं पर भी आने और जाने की। ठीक है ना। तो ये हमको जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है अनुच्छेद 19(1) ग में। ठीक है। इसके बाद हमारा 5वां बिंदु है निवास की स्वतंत्रता। निवास यानी पूरे देश में कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता। यानी भारत का नागरिक देश में कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में रह सकता है, ठीक है ना, कहीं पर भी जाकर बस सकता है, उसकी स्वतंत्रता। ये हमें अनुच्छेद 19(1) अण, अनुच्छेद 19(1) अण में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है।
इसके बाद जो हमारी छठी स्वतंत्रता है वृत्ति, वृत्ति यानी पेशा। भारत का नागरिक किसी भी पेशे को अपना सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, किसी भी पेशे को अपना सकता है, ठीक है ना। व्यापार की स्वतंत्रता, और भारत का नागरिक व्यापार कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में समान स्वतंत्रता है, बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना। यानी आर्थिक क्षेत्र में किसी के साथ में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी को अपनी वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता होगी। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 19(1)(6) में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार जो है वो 6 प्रकार के अधिकार है। इसके बाद हम स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ही हम देखेंगे कि अनुच्छेद 19 का हो गया। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, तो 19 के बाद में हम अनुच्छेद 20 को देखेंगे। 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, यानी इसका मतलब क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले है कि अपराध के समय कानून का उल्लंघन यानी कानून को नहीं मानना, ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति अपराध के समय कानून का उल्लंघन करता है यानी कानून को मानता नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी माना जाता है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को दोषी माना जाता है, लेकिन अगर उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो वो दोषी नहीं है, ठीक है ना। एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड ना हो। अगर कोई अपराधी है तो उसे एक अपराध के लिए एक ही दंड मिलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ये भी नागरिक का अधिकार है, स्वतंत्रता है, ठीक है। अपराध की निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं, यानी अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसकी जो कानूनन सजा होनी चाहिए, कानून के हिसाब से जो सजा होनी चाहिए वही सजा उसे मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा सजा उसे नहीं दे सकते। ये हमारा कानून कहता है, हमारा संविधान कहता है, ठीक है ना। और नागरिक की ये स्वतंत्रता है, उसका ये अधिकार है कि वह कानून की सहायता लेकर अपनी सुरक्षा कर सकता है। तो इसमें हमने देखा कि अनुच्छेद 20 के अंदर अपराधों का अगर दोष है, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे कानून की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है ना। कानून की सहायता का उसे अधिकार है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में, यानी अनुच्छेद 21 के अंदर हमें क्या बताता है उसको देखेंगे। सबसे पहले है किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित, विधि यानी कानून, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी ये कहना चाहता है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके जीवन से, यानी जो व्यक्ति का जीवन है उसके जीवन से उसे मुक्त करना, उसे दंडित करना, ठीक है ना, या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसे दूर करना, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेना या उसके जीवन को उससे छीन लेना, कानूनन उसे दंडित करना या मृत्युदंड देना, तो ये सब कानूनन हो सकता है। लेकिन बिना कानून के किसी भी व्यक्ति के जीवन को नहीं छीन सकते, उसे दंडित नहीं कर सकते। कानून के द्वारा हो सकता है अगर उसने अपराध किया है, लेकिन बिना कानून के हम किसी व्यक्ति के जीवन को छीन नहीं सकते, ठीक है ना, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त है। 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा इस अधिकार को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1979 में, तो जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और भी मजबूत बना दिया गया, ठीक है। आगे की जो चीजें हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।